नमस्कार। कैसे हैं आप? अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन आज सदन में अपना आपा खो गई। ऐसा लगा उनका बीपी हाई हो गया। और जो ही अमिताभ की बीबी का बीपी हाई हुआ तो मीडिया की सुर्खियों में फिर आया। जया बच्चन ने ऐसा कुछ पहली बार किया ऐसा नहीं है, लेकिन अब की बार उन्होंने सीधे मोदी सरकार को श्राप दे दिया। आखिर जया ने मोदी सरकार को श्राप क्यों दिया? ऐसा क्या हो गया कि जया ने मोदी सरकार को श्राप दिया? क्यों जया बच्चन ने आपा खो दिया? और जब जया बच्चन ने आपा खो दिया तो शिवसेना के संजय राउत ने क्या मजा लिया? ऐश्वर्या राय के ऊपर ईडी के वारंट से जया बच्चन इतनी परेशान क्यों हुई? क्या अमिताभ बच्चन भी जल्द ही शिकंजे में फंसने वाले हैं? इन तमाम चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ऐश्वर्या राय की सास अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन लाल टोपी वाली है। जया बच्चन आजम खान की पार्टी से है। जया बच्चन मुल्ला मुलायम सिंह यादव की पार्टी से है। अखिलेश यादव के अब्बा जान की पार्टी से है। जया बच्चन उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव रेप एक्यूज के लिए कहा करते थे कि लौंडे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। जया बच्चन उसी लाल टोपी वाली पार्टी से सांसद हैं जिसके नंबर 2 नेता बदतमीजी और बेअदबी में कुख्यात अभी रामपुर के जेल में बंद, सीतापुर के जेल में बंद आजम खान दुशासन की तरह अपनी जंघा पीट करके जया प्रदा के लिए अश्लील बातें करती थी। तब जया बच्चन चुप रहा करती थी। उसी बॉलीवुड की जया बहादुर प्रदा के लिए जब इस तरह की बातें इन्हीं उसी की नेता कहती थी तो चुप होती थी। आज ऐश्वर्या राय की सास का आपा खो गया। कहते हैं कि घर में तो सास बहू की बनती नहीं है, दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन ऐसा लगा कि ऐश्वर्या राय पर जो शिकंजा कस रहा है तो कहीं अमिताभ बच्चन पर भी तो नहीं कसेगा। इसलिए इस कदर परेशान हुई जया बच्चन। जया बच्चन एक ऐसे मुद्दे पर बहस करने के लिए था। एक विधेयक था नारकोटिक्स ड्रग्स संशोधन बिल। नारकोटिक्स ड्रग्स संशोधन बिल पे चर्चा होनी थी, लेकिन जया प्रदा को लग रहा था, जया बच्चन को लग रहा था कि वो अपना दिल का गुबार कैसे निकलेगी। सदन के सामने पीठासीन अधिकारी, सदन के अध्यक्ष चेयर की तरफ बोलने के बदले जया प्रदा अपना आपा खोते हुए सत्ता पक्ष की ओर इशारा कर रही थी और सत्ता पक्ष को कह रही थी कि तुम्हारे 2 दिन आने बाकी है। सत्ता पक्ष से कहा गया कि आप अपना पेशेंस खो रही हैं, आप आपा खो रही हैं। तो जया बच्चन सचमुच में अपना आपा खो गई और चेयर को तरफ ने जब उन्हें कहा कि आप माननीय सांसद हैं तो कहा चलिए कम से कम आप हमें माननीय तो कहते हैं। लेकिन जया बच्चन को अपने माननीय होने की चिंता थी, सामने पक्ष के लोगों के माननीय होने की चिंता नहीं थी। और बेशर्मी बेअदबी का उन्होंने फिर से नंगा नाच किया। जया बच्चन के लिए हमने कई बार कहा कि जब मैं पार्लियामेंट में ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जब मैं नया नया पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करने लगा तो मेरे पास राज्यसभा की बीट थी। मैं राज्यसभा की रिपोर्टिंग करता था और जया बच्चन तो चुनाव जीत नहीं सकती कहीं से, मुखिया का चुनाव भी जीतना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन उसके बारे में मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पता था कि इतनी अहंकारी, इतनी बदतमीज है। मैं नया नया पार्लियामेंट कवर करने गया, मैंने जया बच्चन को देखा, मैंने उसका इंटरव्यू करने की कोशिश की। उसने बेहद बदतमीजी का व्यवहार किया, कैमरे पे हाथ मार दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि ये किसी से ने इसके साथ फोटो खिंचवा लिया तो ये कैमरा डिलीट करवाती है, कैमरा छीन लेती है। ये सब पार्लियामेंट के अंदर आरोप जया बच्चन के ऊपर लगते रहे। ये आमजन इसे स्टार से लोगों को स्टार बनाते हैं
और सचमुच इस 4G के दौर में पता चला कि जिसे आपने स्टार बनाया, जिसे आपने हीरो बनाया, जिसे आपने नायक बनाया, जिसे आपने नायिका बनाया, उसका असली सच क्या है। ये सब हमारे सपनों की दुनिया के लोग, यदि 4G नहीं आता तो ये पता ही नहीं चलता कि ये कितने बदतमीज, बदमिजाज के लोग हैं। और जब इनके अपने ऊपर आता है तो कैसे एक होते हैं। नैतिकता की बातें ये दूसरों के लिए करते हैं। आज जब इनकी बहू के ऊपर पनामा पेपर लीक मामले में पूछताछ के लिए ईडी का तीसरी बार समन आया, इन सबको यह लगता था कि ये सब आसमान से उतरे हुए लोग हैं। दो पिछले 2 समन को अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने 2 समन को कूड़ेदान में फेंक दिया। इन्हें लगता था कि ये देवदूत हैं, सीधे आसमान से टपके हुए हैं। और एक जमाने में इन्हें ऐसा ही कहा जाता था। यदि कोई खुली आंख से जया बच्चन को देख ले, यदि कोई खुली आंख से अमिताभ बच्चन को देख ले तो उसे भरोसा ही ना हो। लोगों ने इन लोगों को अपने पलक पावड़े पर ऐसा ही बिछाया था। लोग क्योंकि आम जन इन्हें देखते नहीं थे, देखते तो सिर्फ आंखों से देखते थे, संवाद इनसे हो नहीं पाता था। अब जब से लोकसभा और राज्यसभा का सीधा प्रसारण होता है, जब 4G के दौर में, या फिर यूं कहें कि टेलीविजन चैनल्स इतने ज्यादा हो गए, मोबाइल कैमरे इतने ज्यादा हो गए, तो ये सच पता चलने लगा कि जिसे आपने नायक नायिका बनाया है, दरअसल वो कितने ना सिर्फ बदतमीज, बदमिजाज हैं, बल्कि कितने भ्रष्ट और करप्ट हैं। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन की सास जया बच्चन पनामा के मामले पर सदन में डिस्कशन नहीं कर रही थी। आज राज्यसभा में पनामा पेपर्स लीक मामले पर डिस्कशन नहीं था, न ही ईडी के छापेमारी पर डिस्कशन चल रहा था। तो फिर जया बच्चन का बीपी हाई क्यों हुआ? भाई बीपी उसे हाई करना था तो अपने पति पे हाई करे, घर में हाई करे। इस सदन को उसने अपना घर का ड्राइंग रूम और बेडरूम बना लिया जया बच्चन। और देश के उच्च सदन में बदतमीजी और बेअदबी का खेल उसने लगातार सत्ता पक्ष के लिए कहा और नरेंद्र मोदी सरकार को श्राप दिया कि जल्द ही तुम मिट जाओगे, हम तुम्हें श्राप देते। चेयर उस समय संभाल रहे थे भुवनेश्वर कालिता, उनके साथ भी व्यवहार उसका बदतमीजी वाला था। और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि अब हम लोगों का गला ही घोट दीजिए। आप जब भी चुनाव आता है, आप इस तरह का काम करते हैं, आप हमें गला ही घोट देना चाहिए। ये कमजोर नारी जो आमतौर पे देहात में जो करती है, जया बच्चन ने उच्च सदन में आकर वही काम किया कि हमारा गला घोट दीजिए, हमें मार दीजिए। दरअसल विक्टिम कार्ड वो इसलिए खेल रही थी कि उसे पता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उन नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है जो अखिलेश यादव के ओएसडी थे। और पिछले 2 दिन से अखिलेश यादव के ओएसडी के यहां छापेमारी चल रही है। उस छापेमारी में पता चला कि करोड़ों का साम्राज्य है उसका, ईडी नहीं पा रही है। अब ऐश्वर्या राय बच्चन को समन जारी किया कि तीसरा था, इस समय में नहीं होती तो पकड़कर 2 उसके निकाल कर। जया बच्चन, अमिताभ बच्चन डर लगने लगा कि इस तरह की परेशानी हो सकती है। इसलिए अभिषेक बच्चन के साथ जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन भी ईडी के सामने पेश हुई। जब ईडी के सामने पेश हुई और ईडी के सामने पेशी के बाद सदन में इस तरह का व्यवहार था जया बच्चन का। लेकिन संजय राउत जो शिवसेना के सामना के संपादक भी हैं, क्योंकि वो पत्रकार भी हैं तो शातिर भी हैं, संजय राउत ने इसे इस रूप में घुमाया कि जया बच्चन जो व्यवहार कर रही है उसकी सजा बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। संजय राउत जानते हैं कि जया बच्चन सपा की नेता है और सपा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी को मुल्ला मुलायम की पार्टी कही जाती है। तो खुल करके एक समाजवादी पार्टी के नेता यदि पक्ष में यदि वो बोलेंगे तो उनका जो महाराष्ट्र का हिंदूवादी वोट है, जिस पर शनिवार को अमित शाह ने चोट मारा है कि ये पार्टी अभिशाप बन गई है शिवसेना, तो संजय राउत को पता था कि यदि वो जया बच्चन को के सपोर्ट में आएंगे तो उनका जो हिंदूवादी वोट प्रभावित होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चों के किए सजा, जया बच्चन की उस उग्रता की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए।
मतलब बड़े ही चालाकी से शिवसेना का जो चालाकी से शिवसेना का जो प्रवक्ता है संजय राउत, उन्होंने जया बच्चन के साथ भी अपने आप को खड़ा कर दिया और एक तरह से अपने आप को काट भी लिया। जया बच्चन के बच्चों के साथ हो, चूंकि वो बॉलीवुड का मामला है, अमिताभ बच्चन की बहू है, इस लिहाज से जया बच्चन का तो साथ नहीं दिया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेत्री हैं, इसलिए इसे पॉलिटिक्स, इसे राजनीति कहते हैं। और यह कहा जाने लगा कि चूंकि चुनाव का टाइम है इसीलिए सब खेल चल रहा है। तो क्या इस देश में कभी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए? क्या किसी जया बच्चन की बहू को इसलिए नहीं छेड़ा जाना चाहिए कि वो अमिताभ बच्चन की भी बहू है और उसे लूट का पूरा अधिकार होना चाहिए? जया बच्चन जिस मुद्दे पर बोलना था, जिनको जिस मुद्दे को उनके बोलना, उससे अलग हट करके उस सरकार को श्राप देने लगी। आखिर सरकार को किस रूप में श्राप? वो ना तो ऐश्वर्या राय बच्चन के मुद्दों पर चर्चा कर रही थी सदन में, उसे चाहिए था तो कहते कि मेरी बहू को फंसाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मामला क्या है। पनामा पेपर लीक्स का मामला 2016 में सामने आया था, ये आज का मामला नहीं है। और इसमें यह पाया गया कि 1993 में अमिताभ बच्चन के नाम पर कई सारी कंपनियां थी और उस कुछ कंपनियों के डायरेक्टर जया बच्चन की बहू आज जो है ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या के पिता उसकी मां को बनाया गया। और कमाल की बात यह है कि जो ही अमिताभ की बेटे अभिषेक से ऐश्वर्या राय की शादी हुई, ऐश्वर्या राय ने उस कंपनी को बेच दिया। आरोप यह है कि 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की संपत्ति आनंद फानन में ऐश्वर्या राय बच्चन ने 15 करोड़ में बेच दिया। तो सवाल यह है, ये पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया कि आपने $1500 में $50,000 की कंपनी को क्यों बेच दिया? संदेह तो बनता है। ये करोड़ों के रूप में खेलने वाले आम आदमी के हीरो, ये नशेरी बॉलीवुडी गैंग के लोग, क्या इन पे हाथ नहीं डाला जाए? क्या इस देश में हर 4-5 महीने बाद, अभी हाल में बिहार में चुनाव खत्म हुए, बिहार के बाद बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए, उस समय भी जब बिहार में चुनाव हो रहे तो उस समय 5 राज्यों में चुनाव हुए, अभी फिर उत्तर प्रदेश समेत पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो इस देश में जहां हर 5 महीने बाद 5-5 राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, क्या उस देश में इन लोगों के ऊपर जब कभी भी कोई शिकंजा कसा जाएगा तो ये इसी ढंग के बहाना बनाएंगे? नरेंद्र मोदी ने तो नारा ये दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। योगी आदित्यनाथ ने तो बुलडोजर से इन तमाम लोगों को उड़वाने का कसम खाया हुआ है। तो फिर ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है कि आप मेरा गला दबा दीजिए, आप हमें बर्बाद कर दीजिए, आप जब यही करना चाहते हैं तो हमें कर दीजिए। इस तरह की बातें जया बच्चन ऐसे कर रही थी जैसे लग रहा था कि सदन में आज ईडी और ऐश्वर्या राय बच्चन पे ही चर्चा हो। लेकिन आप सब ने यदि वीडियो देखा हो तो आपने देखा होगा कि किस तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त की तरह जया बच्चन आज व्यवहार कर रही है। आपने टेलीविजन चैनलों पे या फिर सोशल मीडिया पर देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि किस तरह से जया बच्चन आपाक हो चुकी थी, मानसिक रूप से विक्षिप्त। ऐसा लग रहा था कि वो अपना बीपी उसकी हाई है। कहा जाता है व्यक्तिगत रूप से कि इनके बीच, क्योंकि इनका व्यवहार, जैसा हमने कहा कि मीडिया के साथ इनका हमेशा व्यवहार बदतमीजी का होता है। इन्हें जब मीडिया को बाइट देनी हो तब तो ये आएंगे। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल टोपी का मतलब रेड अलर्ट है, तब ये सदन में आई, कैमरे के सामने आई और उल जुलूल हरकतें करनी शुरू कर दी, लाल टोपी पहन ली। और कहीं आज हमने मोदी के लिए लाल टोपी पहन रखा है कि लाल टोपी रेड अलर्ट है तो हम उसे डराएंगे। लेकिन जब मीडिया इससे रिएक्शन पूछे, आज ही पूछा कि आप अपना आपा क्यों खोए, तो फिर कैमरे के सामने आपा खो देते हैं। इन्हें हमेशा लगता है कि इस देश की मीडिया इसकी तस्वीरें लेकर के धन्य हो जाएगी। ये टीआरपी की सेंटर पॉइंट है। इसने मुझे ही व्यक्तिगत रूप से कहा था, उड़ीसा के मेरे साथ कैमरामैन थे रमाकांत बारिक और मैं था। रमाकांत लंबे समय से पार्लियामेंट कवर कर रहे थे, मगर रमाकांत ने मुझे कहा कि मुझे लगा कि मैं यदि मना करूंगा तो आप कहेंगे कि मुझे इंटरव्यू नहीं करने दिया गया। लेकिन उसने कहा कि आप सब टीआरपी के लिए मेरा फोटो खींचते हैं। मतलब इस देश में ऐसा लगता है कि मीडिया को टीआरपी के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन की सास जया बच्चन ही चाहिए। ये चीजें दिखाता है कि आज कि इन सब का मानसिक
स्तर क्या हो चुका हुआ है। दरअसल 4G के दौर में इन सबको जमीन पर धकेल दिया गया, इन सबको आसमानी स्टार होने का गुमान था। इस 4G के दौर में इन सबको चिरकुट बना दिया गया। ये देखा जाने लगा कि ये सिर्फ फिल्मों से ही कमा रहे हैं, ये कमाई में। अब इससे ईडी ने बस इतना ही पूछा है कि जया बच्चन ये बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए, और इन इन कंपनियों की जो तुम डायरेक्टर थी, तो अमिताभ बच्चन के बेटे के साथ शादी करने के बाद तुमने ये सब छोड़ क्यों दिया? क्या यदि ईडी के पास जो रिपोर्ट है, यदि ऐसा गलत होगा तो ऐश्वर्या राय बच्चन को तो अभी सिर्फ समन ही किया गया है। तो सवाल यह है कि इस कदर ये सब बेचैन क्यों है? ये बेचैनी इसलिए है कि इन सब को लगता है कि भ्रष्टाचार का ये दौर चला गया। ये दौर चला गया कि कोई स्टार के गर्भ से पैदा होगा तो स्टार ही बनेगा। ये दौर चला गया कि प्रधानमंत्री के गर्भ से कोई पैदा होगा तो इस देश में प्रधानमंत्री ही बनेगा, चीफ मिनिस्टर के गर्भ से पैदा होगा तो चीफ मिनिस्टर ही बनेगा। दरअसल ये आसमानी होना, स्टार होने का जो गुमान था, ये गुमान इन सबका उतर गया है।